नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अध्ययन कर रहे थे पैमाने के प्रतिफल का, रिटर्न टू स्केल। सबसे पहले हमने अल्पकाल में जो कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ स्थिर होते हैं उनका अध्ययन किया। फिर हमने देखा कि दीर्घकाल के अंदर जब सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है पैमाने के प्रतिफल। यानी कि एक तरह से उत्पादन के जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे परिवर्तनशील हैं, तो जो उत्पादन का पैमाना है वो ही चेंज हो जाता है। इसी कारण इसका नाम पड़ता है पैमाने का प्रतिफल। यानी जो फैक्टर्स हैं उनमें हम चेंज करेंगे तो उत्पादन में या जो हमारी आमदन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ आपकी कहलाती है पैमाने का प्रतिफल। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको ये बताया गया था कि ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: वर्तमान प्रतिफल, समता प्रतिफल और आसमान प्रतिफल। आज के लेक्चर में हम इनकी डायग्राम के साथ में अलग अलग इनका अध्ययन करेंगे। आप हेडिंग लगाइए पैमाने के प्रतिफल। सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, जिसको बोला जाता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, स्थिर पैमाने के प्रतिफल। स्थिर क्यों बोला जाता है? क्योंकि लागत के जो साधन हैं उसमें जो आप परिवर्तन करते हैं उसी मात्रा में आपका उत्पादन के अंदर परिवर्तन होता है। सपोज दैट आपने लागत या उत्पादन के साधन कितने परसेंट से बढ़ाए? आपने 10% के हिसाब से आपने उत्पादन के साधनों में वृद्धि की, तो जो आपका उत्पादन है या जो आपकी उपज है वो भी कितनी बढ़ रही है? 10% के हिसाब से ही बढ़ रही है। तो इसको क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दोनों में परिवर्तन क्या हो रहा है? बिल्कुल सेम हो रहा है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? कांस्टेंट या स्थिर पैमाने के प्रतिफल। यानी जैसे जैसे आपके लागत या आपके साधन बढ़ा रहे हैं, आप फैक्टर्स बढ़ा रहे हैं, आपका प्रोडक्शन उसी रेशियो के अंदर बढ़ रहा है। ये कहलाता है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रतिफल की, जो है वर्तमान प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जिसको बोला जाता है। अब देखो आपने जो साधन है उनमें कितनी वृद्धि की? सपोज दैट आपने 10% की वृद्धि की। यहां पर कितनी की? 10%। उत्पादन भी कितना बढ़ा आपका? 10% के हिसाब से इंक्रीज हो गया। अब ये है आपका वर्तमान प्रतिफल। वर्तमान मतलब इंक्रीजिंग यानी बढ़ता हुआ, यानी आप जो साधन है उनमें आप वृद्धि कर रहे हैं 10% की, तो जो आपका उत्पादन है वो इससे ज्यादा बढ़ता है। जरूरी नहीं है 20 हो, इससे ज्यादा बढ़ेगा। सपोज दैट ये उत्पादन के साधन आपने बढ़ाए 10%, इसमें वृद्धि होगी 15% की। या लागत तो बढ़ी 10%, तो उत्पादन आपका कितना बढ़ गया? 15%, 18%, 12%। यानी इसकी वृद्धि से इसमें वृद्धि क्या होती है? ज्यादा होती है। आनुपातिक वृद्धि जो होगी ज्यादा होगी, तो इसको बोला जाएगा वर्तमान प्रतिफल। पैमाने का वर्तमान प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब बात करते हैं तीसरे पैमाने की। आप उत्पादन के जो साधन उसमें कितनी वृद्धि कर रहे हैं? 10% के हिसाब से। आपका जो उत्पादन है वो उससे कम बढ़ता है 8%। ये कोई आवश्यक नहीं है, आपको एग्जांपल के लिए 2% हो सकता है, यहाँ तो 10 है, इससे कम बढ़ रहा है, आपने 7% दे दिए। यानी कि उत्पादन के जो साधन जिस मात्रा में बढ़ाए जा रहे हैं, जिस अनुपात में बढ़ाए जा रहे हैं, जिस प्रतिशत मात्रा में बढ़ाए जा रहे हैं, उत्पादन उस मात्रा से कम वृद्धि से बढ़ता तो है, लेकिन उससे कम वृद्धि से बढ़ता है। यानी ये तो मान लो लागत तो 3200 की बजाय 110, और ये आपका हुआ 100 से 107 है। वृद्धि तो हो रही है इसमें, लेकिन इसकी तुलना में क्या हो रही है? कम हो रही है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आसमान प्रतिफल। पैमाने का आसमान प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। आप एक एक करके तीनों लिख लीजिए। पैमाने के प्रतिफल कितने प्रकार के होंगे आपके? 3 प्रकार के। पहला आपका हुआ पैमाने का स्थिर प्रतिफल, दूसरा आपका हुआ पैमाने का वर्तमान प्रतिफल, और तीसरा आपका हुआ पैमाने का आसमान प्रतिफल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। जितनी लागत में या उत्पादन में वृद्धि करते हैं उसकी तुलना में उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है, अनुपातिक या प्रतिशत, उसके आधार पर इनकी तीनों कैटेगरीज फाइनल की जाती हैं। अगर दोनों में वृद्धि सेम हो रही है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल। अगर दोनों में वृद्धि लागतों की तुलना में उत्पादन में ज्यादा हो रही है, वर्तमान प्रतिफल। अगर उत्पादन के साधनों की तुलना में उत्पादन में वृद्धि उसकी तुलना में कम हो रही है तो
आसमान प्रतिफल या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इसको बोला जाता है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें भी 10%, इसमें भी 10%, कांस्टेंट रिटर्न। इसमें 10%, इसमें 12, 15, 18% वर्तमान प्रतिफल। इसमें 10%, इसमें 7, 8, 9, 10 से कम होना चाहिए तो आसमान प्रतिफल होगा। क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो जैसे जैसे हम अपना पैमाना चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमें उत्पादन के मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। यहां हमने लिया एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा। यहां आपने लिया मार्जिनल रिटर्न्स। शुरुआत में जो फर्स्ट टेस्ट थी हमारी, शुरू में क्या होगा आपका, साधनों का न्यूनतम सहयोग स्थापित होता है। तब क्या होता है, चूंकि आप अपनी मात्रा का पूरा यूज नहीं कर रहे होते हैं तो शुरुआत में आपको क्या होता है, बढ़ती हुई दर से मिलता है। इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने की वर्तमान प्रतिफल। एक सीमा के बाद में आप जैसे जैसे उत्पादन के साधन बढ़ाते हैं उसी अनुपात में आपका उत्पादन बढ़ता है। यानी आपने क्या किया, 10% उत्पादन के साधन बढ़ाए, उत्पादन की मात्रा भी 10% बढ़ गई। यहाँ पर आपने 10% बढ़ाया लेकिन उत्पादन की मात्रा उससे ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। और यहाँ पे आपने उत्पादन के साधन बढ़ाए लेकिन जो उत्पादन की मात्रा है वो उससे कम तुलना में बढ़ रही है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। पैमाने के वर्तमान प्रतिफल, पैमाने का समतामान प्रतिफल और पैमाने का आसमान प्रतिफल। ये डायग्राम आपका एक साथ तीनों को आप ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी कर सकते हैं। एक अनुकूलतम सहयोग स्थापित होने के बाद जब आप साधन बढ़ाते हैं तो उत्पादन उससे कम गति से बढ़ेगा। जब तक अनुकूलतम सहयोग स्थापित नहीं होता है, वर्तमान होता है, अनुकूलतम सहयोग स्थापित होने पर कांस्टेंट होता है और उसके बाद में आसमान प्रतिफल जो कि हमने अल्पकाल के अंदर देखा। इसको आप उतार दीजिए, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल रिटर्न्स, और ये आपके तीनों इसके उपनियम, वर्तमान, आसमान और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इन तीनों को आप अलग अलग भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम पहला नियम लेते हैं, पहला नियम हमारा क्या कहता है कि कोई भी ले सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि पहले समतामान लेना, पहले वर्तमान लेना, कोई भी नियम, ये तीनों नियम इसके हैं। आप शुरुआत करते हैं वर्तमान से, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल से। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहता है आपको कि जैसे जैसे आप उत्पादन के साधन बढ़ाते हैं, जिस अनुपात में, जिस प्रतिशत में, जिस मात्रा के अंदर आपका उत्पादन उससे क्या होता है, ज्यादा तेज गति से बढ़ता है। आपके पास उत्पादन के कितने साधन हैं, 2। मान लीजिए हम x और y के सहयोग से या फैक्टर फर्स्ट और फैक्टर सेकंड हमने यहाँ पे लिए। इन दोनों के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। एक बिंदु के ऊपर आपने लगा दिया कि इसकी इतनी मात्रा और इसका इतना संयोग से हम ये उत्पादन कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा आइसो प्रोडक्ट कर्व बन गया फर्स्ट। अब आप दोनों साधन बढ़ाएंगे, सारे साधन परिवर्तनशील हैं, दोनों साधनों की मात्रा बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी आपका बढ़ेगा। मान लीजिए 100 के ऊपर हमारे पास उत्पादन हो रहा है 100 यूनिट, हमें करना है 200 यूनिट, तो हमने दोनों साधन बढ़ाए और इस पॉइंट के ऊपर हम दुगनी मात्रा का उत्पादन करने लगे। ये हो गया आपका आइसो प्रोडक्ट कर 2। और हमें उत्पादन की मात्रा बढ़ानी है, साधन हमें फिर बढ़ाने पड़ेंगे। आपने फिर साधन बढ़ाए और इस पॉइंट के ऊपर आप और इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या मात्रा होगी 300। ये हो गया आपका आईपी थर्ड। अब आप देखो, यहां से यहां उत्पादन बढ़ाने का दुगना करने के लिए हमें कितने साधन का बढ़ाने पड़े, दोनों साधन इस मात्रा के अंदर। लेकिन यहां 300 मात्रा करने के लिए इसकी तुलना में हमने क्या बढ़ाया, कम बढ़ाया। साधन तो कम बढ़े हैं लेकिन उत्पादन की मात्रा क्या हो रही है, उससे ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने का वर्तमान प्रतिफल।
यानी उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाओगे उत्पादन उससे ज्यादा तेज गति से बढ़ता है। यानी जो आपके ये फैक्टर्स आप बढ़ा रहे हैं ये कम बढ़ेगा, उत्पादन उससे ज्यादा तेज गति से बढ़ जाता है। ये कहलाएगा आपका उत्पादन का वर्धमान प्रतिफल। अब इसी डायग्राम में हम ये देखना चाहें कि समतामान प्रतिफल आपको कैसे बढ़ेगा। समतामान प्रतिफल में क्या होता है, आपको क्या बताया गया कि जिस मात्रा में आप उत्पादन के साधन फैक्टर्स या लागत को बढ़ाते हैं आपका उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। एक पॉइंट है उसके ऊपर हम कुछ उत्पादन कर रहे हैं और इसको हमने नाम दे दिया IP फर्स्ट और 100 का उत्पादन कर रहे हैं। अब हमें कितना करना है, इससे दुगुना, फिर से 3 गुना। अब आप गौर करना इसमें जो वृद्धि होगी, थोड़ा ऊपर चला गया, सॉरी, ये आप यहां से लेंगे इसको। अब जो उत्पादन के साथ जो आप बढ़ा रहे हैं और जो आपका उत्पादन बढ़ रहा है उसमें आप एक चीज देखना, ये जो गैप है ये बिल्कुल समान चलेगा। यानी कुछ आपने x की मात्रा बढ़ाई, कुछ आपने y की मात्रा बढ़ाई, तो आपको उत्पादन मिल गया 200। फिर आपने x की मात्रा बढ़ाई, y की बढ़ाई, तो आपको मिल गया 300। यानी जिस अनुपात के अंदर आप लागत को बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में आपका उत्पादन भी बढ़ रहा है। ये दोनों सेम होता है, जिसको बोला जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, पैमाने का समतामान प्रतिफल। अब आपका आता है कि जो तीसरा पैमाने का आसमान प्रतिफल। इसके अंदर क्या होता है कि आप जब अपनी लागत या उत्पादन की मात्रा के जो साधन है उनको बढ़ाते हैं तो जो मात्रा है उससे की तुलना में कम बढ़ती है। कोई सेम डायग्राम में हम तीसरे मेथड को देख लेते हैं। हमारे पास दोनों साधनों का सहयोग है और हम किसका उत्पादन कर रहे हैं, IP फर्स्ट पे 100 यूनिट्स का। अब हमें कितने का करना है, 200 का। और अब हमें कितने का चाहिए, 300। अब जब हम इनका संयोग बनाते हैं और दोनों साधनों की से तुलना करते हैं तो आप देखो 100 से 200 करने के लिए हर बार आपको साधन उससे क्या करने पड़ रहे हैं, ज्यादा। यानी आपकी लागत क्या आ रही है, उससे ज्यादा आ रही है। साधन ज्यादा मात्रा में बढ़े लेकिन उत्पादन की मात्रा दुगनी हुई है, लेकिन साधन दुगने से ज्यादा चाहिए। फिर आपने उसे दुगना किया तो जो ये मात्रा है इससे ज्यादा आपका साधनों में क्या करना पड़ रहा है, त्याग करना पड़ रहा है। ये कहलाएगा आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के आसमान प्रतिफल। पहला ये जो हमने देखा था वर्धमान प्रतिफल, उसके अंदर जो साधन, ये साधन है उत्पादन के दोनों साधन, एक साधन दो, इनके सहयोग से आप कुछ उत्पादन कर रहे हैं। फर्स्ट बिंदु के ऊपर आपने दोनों को मिला के 100 का उत्पादन किया, अब आपको 200 उत्पादन करना है। तो अगर ये साधन आप जिस मात्रा में बढ़ा रहे हैं उसी में उत्पादन बढ़ रहा है तो आपका समतामान प्रतिफल होगा। तो ये गैप आपका क्या रहेगा, उसके अंदर समान रहेगा। अगर वर्तमान प्रतिफल है तो जिस अनुपात में आप साधन बढ़ा रहे हैं उत्पादन उससे ज्यादा बढ़ेगा। तो ये जो साधन कम बढ़ाएंगे आप, लेकिन उत्पादन 200 हो जाएगा, उससे भी कम बढ़ाएंगे उत्पादन 300 हो जाएगा। और आसमान प्रतिफल है तो साधन जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उत्पादन उससे कम मात्रा में बढ़ता है। यानी 200 उत्पादन करने के लिए आपको साधन क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा करने पड़ेंगे। इन तीनों को एक डायग्राम के द्वारा देखा जा सकता है। लागत के साथ में आपको कॉम्बिनेशन में पूछ लिया जाए तो जो स्टार्टिंग वाला है शुरू में जब हम करेंगे आपको बताया पहला वर्तमान, तो दुगने उत्पादन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तुलनात्मक रूप से उत्पादन कम होते हैं, 100, 200, 300। ये क्या तो कम होता है, उत्पादन उससे ज्यादा गति से बढ़ता है। दूसरे के अंदर क्या होता है, समान रहेगा। यहां से चेंज करने को जो उत्पादन के साधन बढ़ाओगे वो, और ये गैप सेम रहेगा। आसमान प्रतिफल के अंदर क्या होगा, ये गैप ज्यादा बढ़ा होगा। ये तीनों अब यहां से जो ये स्टेज है वर्तमान की, ये समतामान की और ये आसमान की, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड
इनमें से ये तीनों स्टेजेस एक डायग्राम पे हम देख सकते हैं। ये था आपका पैमाने का प्रतिफल, जिसको डायग्राम के द्वारा हम में समझा। नेक्स्ट हम आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।